सभी साथियों को जोहार। और आज से हम लोग नए सिरे से पढ़ेंगे JSSC LDC का सिलेबस जो है। पेपर 2 में हम लोग को पढ़ना है हिंदी, और हिंदी में हम लोग क्या पढ़ना है तो आरोह भाग 2। हिंदी में हम लोग को क्या पढ़ना है, बुक का नाम है आरोह भाग 2। तो आरोह भाग 2 में हम लोग को काव्य खंड पढ़ना है और गद्य खंड पढ़ना है। काव्य खंड में हम लोग को कुल 10 कविताएं पढ़ना है और गद्य खंड में 8 कहानियां पढ़ना है। इसके अलावे हम लोग पेपर 2 में क्या पढ़ना है, वितान भाग 2। वितान भाग 2 इसमें लंबे कहानियां जो हैं वह 4 पढ़ना है। तो हम लोग को कुल कितना पढ़ना है, 10 + 8 + 4 टोटल जो है 22 हम लोग को कविता एवं कहानियाँ छोटे बड़े मिलाकर पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी का। समय भी अब टेंटेटिव डेट जो है एग्ज़ाम का अगस्त में है, तो आइए हम लोग जितना जल्दी हो सके समाप्त करते हैं इसको। इसके बाद जो है पुनः हम लोग झारखंड देखेंगे। तो काव्यखंड में हम लोग जो है कुल 10 काव्यखंड पढ़ना है, जीवन परिचय साथ में कविता। तो सर्वप्रथम हम लोग को पढ़ना है हरिवंश राय बच्चन जी के। तो आइए हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी का जीवनी हम लोग पढ़ते हैं। ये है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का इनका शिक्षा जो है इंग्लिश में स्नातकोत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, क्योंकि 1907 ईस्वी में इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ। इनकी माता की नाम क्या है तो सरस्वती। सरस्वती और पिता का नाम है प्रताप नारायण। पत्नी की नाम है श्यामा एवं तेजी बच्चन। श्यामा एवं तेजी बच्चन यानी पहला पत्नी का नाम है श्यामा और दूसरी पत्नी का नाम है तेजी बच्चन। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग इतना जाने। तो आगे हम लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है 1907 इलाहाबाद में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है जन्म 1907 इलाहाबाद में। प्रमुख रचनाएं हैं मधुबाला, इनकी रचना हुई थी 1935 में। मधुबाला एवं मधु कलश की रचना हुई है 1938 में। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी जो है बच्चन जी की काव्य संग्रह हैं। आगे हम लोग देखेंगे आत्मकथा। आत्मकथा में है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान था। हम लोग देखें काव्य संग्रह देखें, आत्मकथा देखें। अब इनकी जो है अनुवाद भी रचना है। तो अनुवाद में है हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, और अंतिम है डायरी में है प्रवासी की डायरी। बच्चन जी का पूरा वाड़ में बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। और बच्चन जी का निधन जो है मुंबई 2003 में हुआ। आगे हम लोग देखते हैं बच्चन जी की जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं
कि हम लोग इनकी कविता जो है दो पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? आत्मपरिचय। आत्मपरिचय गीत संग्रह जो है निशा निमंत्रण से, निशा निमंत्रण जो है वो गीत संग्रह है, उसी का एक गीत है क्या? आत्मपरिचय। ठीक है। और दूसरा, ये हम लोग बच्चन जी का पहला कविता पढ़ना है। दूसरा कविता हम लोग को पढ़ना है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं आत्मपरिचय से। आत्मपरिचय ये बच्चन जी का पहला कविता है। तो मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ये कौन कर रहे हैं? ये कवि जी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। हे यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पहला कविता समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे दूसरी कविता एक गीत। एक गीत जो है
दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना हो जाए ना पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों पर चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्म में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ से बच्चन जी के दोनों कविता जो है वह समाप्त हुए। आगे हम लोग देखेंगे दूसरी कविता आलोक धनवा जी की। आलोक धनवा जी की एकमात्र कविता पढ़ना है पतंग। चलिए आलोक धनवा जी की परिचय हम लोग देखेंगे। आलोक धनवा भी स्नातकोत्तर किए हैं इंग्लिश से और जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किए थे। आलोक धनवा का जन्म जो है 1948 मुंगेर बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाएं एकमात्र संग्रह में संकलित है। पहला कविता है जनता का आदमी, जो रचना हुआ है 1972 में। उसके बाद की है भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है। ये सब रचना जो है एकमात्र संग्रह है। अब आलोक धनवा जी को प्रमुख सम्मान मिला था राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। ये सभी सम्मान जो है वह आलोक धनवा जी को मिले थे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। जैसे आलोक धनवा जी की कविता जो है पतंग जो है वह एकमात्र संग्रह, अभी हम लोग चर्चा किए थे, एकमात्र संग्रह जो इनकी कविता का नाम है। ठीक है, इसमें से 3-4 कविता जो हैं उन्हीं में से एक पतंग है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इनकी पतंग कविता। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें।
सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और यहाँ से हम लोग का पतंग जो आलोक धनवा जी की कविता पढ़ना था यहाँ से समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी की कविता। इनकी कविता दो ठो है, पहली है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए कुंवर नारायण जी का हम लोग देखेंगे। कवि परिचय। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण ये भी स्नातकोत्तर किए थे इंग्लिश से लखनऊ विश्वविद्यालय से। कुंवर नारायण का जन्म जो है 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचना जो है काव्य संग्रह में इनका जो है वह है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ये सब इनका जो है काव्य संग्रह है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध काव्य में इनका है आत्मजयी, कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, समीक्षा में आज और आज से पहले, और रामायण में मेरे साक्षात्कार। प्रमुख पुरस्कार जो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कुंवर नारायण जी का निधन जो है 2017 दिल्ली में हुआ। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं पाठ परिचय में। जैसे हम लोग को जानना है कि कुंवर नारायण का दो कविताएं ली गई है। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है, ठीक है। और इनकी दूसरी जो कविता है वह है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। तो आइए हम लोग कविता देखते हैं कविता के बहाने। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब दूसरी जो कविता पढ़ना है कुंवर नारायण जी का बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना कोई पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था।
क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे किल की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? चलिए, यहाँ जो है हम लोग का तीसरा जो है पाठ जो कुंवर नारायण जी का पढ़ना था, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चौथा पाठ में हम लोग पढ़ेंगे रघुवीर सहाय का जीवन परिचय और इनकी कविता पाठ जो है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी की है। तो आइए हम लोग जानते हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म जो है 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचना है अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में आरंभिक कविताएं। महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता है ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध हैं। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध है। सम्मान जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इनका निधन जो है 1990 दिल्ली में हो गया था। चलिए, इनका पाठ परिचय हम लोग देखते हैं। इनका पाठ जो हम लोग को पढ़ना है वह है कैमरे में बंद अपाहिज। क्या पढ़ना है? कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ना है, जो इनकी रचना जो है लोग भूल गए हैं संग्रह से लिया गया है। चलिए, कैमरे में बंद अपाहिज हम लोग देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए सोचिए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक
धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। और यहाँ जो है वह कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो रघुवीर सहाय जी की थी यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता हम लोग पढ़ेंगे, सहर्ष स्वीकारा है। तो चलिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग को 5वां में पढ़ना है गजानन माधव मुक्ति बोध की, लेकिन ये अभी जो हम लोग PDF से पढ़ा रहे हैं ये न्यू NCERT का सिलेबस है और हम लोग को पढ़ना है वर्ल्ड जो JSSC सिलेबस में दिया गया। तो इनका जो चैप्टर अभी छूट रहा है, 2 चैप्टर छूटेगा, एक 5वां चैप्टर और 10वां चैप्टर इस PDF में, उसको हम इस वीडियो के अंतिम में करा देंगे। 10वां चैप्टर में है वह हम लोग को पढ़ना है। 10वां में हम लोग छूटेगा उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगुलों का पंख, और अभी 5वां जो छूट रहा है वह सहर्ष स्वीकारा। ये दोनों हम लोग इस वीडियो के लास्ट में कराएंगे। अभी नया NCERT के सिलेबस के अनुसार ही वीडियो कंटिन्यू है। चलिए 5वां में हम लोग देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे, और इसकी रचना जो है सहर्ष स्वीकारा, शमशेर बहादुर सिंह की हम लोग अभी जीवन परिचय देखेंगे, और इनकी रचना जो है वह है उषा। छोटा सा है, देख लेते हैं। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह, इनकी रचना क्या है? उषा है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 देहरादून उत्तर प्रदेश, उस समय देहरादून उत्तर प्रदेश में थे, अभी उत्तराखंड में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी। शमशेर बहादुर सिंह की सम्मान मिला था साहित्य अकादमी तथा कबीर सबान, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हुआ था। चलिए, पाठ परिचय में हम लोग देखते हैं। पाठ परिचय में देखेंगे हम लोग, ये उषा जो है, चलिए इनका कविता देखते हैं। उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रातः नभ माने सुबह का आकाश था, बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका। मतलब सुबह का जो आकाश था नीला शंख जैसे, और भोर का नभ था राख से लिपा हुआ चौका। ठीक है। अभी गीला पड़ा हुआ है, बहुत काली सिल जरा से, लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। चलिए, यहाँ से समाप्त हुआ शमशेर बहादुर सिंह का उषा कविता। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, और इनका पाठ जो है, कविता जो है बादल राग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला, इनका जन्म जो है 1800
99 महिषादल पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। पारिवारिक गांव गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश यानी पैतृक गांव। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं कविता संग्रह में जो है वह अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अनीमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और आगे जो है गद्य में इनका चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन और इनका निधन जो है 1961 में। देखिए ये जो है निराला की 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है और 10 खंडों में किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, चलिए बादल राग अब हम लोग देखेंगे त्रिपाठी का। देखिए बादल राग जो कविता है वह अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, तो बादल राग तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपलों की पल्लवित माया। यह तेरी रन तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर। ताक रहे हैं ए विपल के बादल फिर फिर बार बार गर्जन बरसन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनीपात से शापित उन्नत सत सतवीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल। हाथ हिलाते तुझे बुलाते विपल रव के छोटे ही शोभा पाते। अट्टालिका अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपल पलावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्रकोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विपल के वीर चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार। चलिए यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जो बादल राग समाप्त होता है और आगे हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी का पढ़ना है हम लोग को JSSC में JSSC LDC में कवितावली। चलिए तुलसीदास जी के बारे में तो सभी जानते ही होंगे, चलिए फिर भी हम लोग शॉर्ट परिचय देख लेते हैं। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास, इनका बचपन का नाम है राम बोला। इनकी माता की नाम है हुलसी, इनकी माता की नाम है हुलसी। पत्नी की नाम है रत्नावली, वो दासी है मुनिया। ठीक है, चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में।
इनका प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। इनका निधन जो है 1623 काशी में। चलिए कवितावली में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कवितावली। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चप्पल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन आखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म आधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाओ एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागीते बड़ी है आगी पेट की। खेती ना किसान को भिखारी को ना भिख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक ऐकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ विलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतो कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहाव, काहू की जाति बिगाड़ ना सो, तुलसी सरनाम गुलामों है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओय, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एको न देव को दो। लक्ष्मण मूर्छा, ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का कविता हम लोग पढ़ेंगे, रुबाइयाँ और गज़ल। तो आइए हम लोग देखते हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम जो है रघुपति सहाय उर्फ फिराक। इनका जन्म जो है 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन और 18 में स्वराज आंदोलन के लिए पद त्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष तक जेल गए थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष भी रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं इनका सम्मान जो मिला था। गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुल्ले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। निधन है 1983। इनका चलिए आइए हम लोग जो है फिराक गोरखपुरी का कविता देखेंगे। पहला कविता जो है रुबाइयाँ। आंगन में
लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके हैं पिन्हाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाती लावे। और रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जितियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। दूसरा है गज़ल। नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने की रंगों बू गुलशन पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं हम किस्मत को रो लेवे हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये किस्मत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम को पासे अदब हैं, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमो हुस्नो इश्क, मैं भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब असियार ना पूछो तुम भी आंखें रखो, हो ये जग मग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। चलिए हम लोग जो है उमाशंकर जोशी जो आप लोग को पूर्व में जानकारी दिए थे, तो ये है उमाशंकर जोशी। और इसके बाद हम लोग आखिरी में उमाशंकर जोशी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उमाशंकर जोशी का जन्म जो है 1911 गुजरात में। प्रमुख रचनाएं एकांकी में विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये सभी एकांकी थे। अब देखेंगे कहानी में सपना भारा, शहीद, उपन्यास में सर्वानी मैनो और विषामो, निबंध में पारंग काजनिया, संपादन में गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा सोनेट्स, स्वप्न प्रयाण। 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन और निधन 1988 में। तो आइए हम लोग इनका कविता देखते हैं। छोटा मेरा खेत।
छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत चौकन्ना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटती अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकन्ना। तो आइए हम लोग दूसरा कविता देखते हैं, बगुलों का पंख। बगुलों का पंख, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ के सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। यहाँ से समाप्त होता है और जो छूटा हुआ है उसको अभी हम लोग कवर करते हैं, काव्यखंड का। चलिए, गजानंद माधव मुक्तिबोध का हम लोग परिचय देखेंगे। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है 13 नवंबर 1917 श्योसपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। रचना जो है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है। कथा साहित्य में काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी। और आखिरी रचना क्यों में कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र। अब जो है आखिरी रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं और साहित्य की डायरी आलोचना है। इनका निधन जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन जो है 1964 नई दिल्ली में। चलिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा जो कविता छूटा हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट कराते हुए, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर के आता है, भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला, अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल में मंडराती कोमलता, भीतर भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती को भी भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्महत्या बर्दाश्त नहीं होती है। और यहाँ से समाप्त होता है काव्यखंड आरोह भाग 2 का। धन्यवाद।